वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और अब हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं क्योंकि सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। हर वीडियो में मैंने ये बोला है कि प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हमारा 15th प्रैक्टिस सेट है, जिसमें फिर से हम 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगा करें, एंड में आप पूरी वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर। अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान हैं, ये हमें बताने हैं। देखिए, जो जियोलॉजिकल और बॉटनिक गार्डन होते हैं ना, प्राणी उद्यान और पादप उद्यान, यहाँ पर क्या होता है, जियोलॉजिकल में तो एनिमल को रखा जाता है, जैसे जू वगैरह हो गए, और ये मानव निर्मित होते हैं, ये प्राकृतिक आवास इनके नहीं होते। सेम ऐसी बोटानिकल गार्डन में पौधों वगैरह का संरक्षण करा जाता है जो मानव खुद से निर्मित करते हैं, तो ये आपके नेचुरल हैबिटेट के अंदर नहीं आएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है ना, यहाँ पर जो जानवर जीव जंतु होते हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं। कुछ जगह को ही क्या कर दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क जो है घोषित कर दिया जाता है, और उनमें जो जानवर होते हैं वो अपने प्राकृतिक घर में ही रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिसने टॉपिक की सीरीज में ये कंजर्वेशन वाला टॉपिक देखा है वो वहाँ पर बड़े आसानी से आंसर दे देंगे। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सभी आते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो संरक्षित करने हैं, और साथ में जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, जनजातियाँ हैं, उनका संरक्षण भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज़ मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। यह जैव विविधता और उसके क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। बायोडाइवर्सिटी में आपके सारे जीव जंतु वगैरह आ जाएंगे। अगर पर्टिकुलर जीव जंतु हैं, उनको कुछ संरक्षण देना है तो उनका संरक्षण करेगा। साथ में अगर कोई कल्चर है, जैसे कोई जनजाति है, विशेष प्रकार की जनजाति है, उनको भी अगर संरक्षण देना है, उनके कल्चर को संरक्षण देना है, तो वो भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है ह्यूमन बीइंग इसके अंदर नहीं आएंगे। अगर कुछ पर्टिकुलर जनजाति के ह्यूमन बीइंग है और उनका कुछ स्पेसिफिक कल्चर है, तो उनका संरक्षण भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये रिपीट हो गया है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने ये क्वेश्चन करा है, तो सीधा सा आप आंसर बताएंगे मुझे यहाँ पर। द रेड डेटा बुक कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द। रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल आ जाएंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज। स्थानिक स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, जो एंडेमिक स्पीसीज होती है ना, ये किसी पर्टिकुलर आवास के अंदर ही पाई जाती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते। जैसे असम के काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो वहाँ की स्पीसीज़ हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज़ हैं, तो वो आपकी एंडेमिक स्पीसीज़ होंगी। जैसे पोलर बियर आपके आर्कटिक रीजन में थे, तो वो भी आपके एंडेमिक स्पीसीज हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में ही पाई जाती हैं, और यही बात यहाँ पर सही है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। एंडेमिक स्पीसीज कैन नेवर बिकम एंडेंजर्ड। जो स्थानिक स्पीसीज होती हैं वो कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती हैं, विलुप्त होने की कगार पर जो हो जाती हैं उनमें आ सकती हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती हैं, और इनकी जगहों को अगर उजाड़ दिया जाए तो ये विलुप्त होने की कगार पर, खत्म होने की कगार पर आ सकती हैं। तो ये बात तो सही है, और यहाँ पर लिखा है कभी नहीं आ सकती, तो ये तो गलत हो गया। दे आर फाउंड ओनली इन जू एंड बोटानिकल गार्डन। जी नहीं, ये तो अपने प्राकृतिक आवास में रहती हैं, तो ये भी गलत है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। जब उनके घर, उनके पर्यावास को नष्ट कर दिया जाए तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑफकोर्स सी बात है, पड़ता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह में ही रहते हैं, तो ये भी गलत है।
तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है क्या? और ये सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए इस बात को। देखिए मैग्नीशियम जब वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है तो आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या करता है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर लाइट जलती है और फिर वो बाद में राख बन जाता है। तो याद रखिए जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के हवा की प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वहाँ पर हीट और लाइट के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो कैरोसिन है और पेट्रोल है ना, उनका जो ऊष्मीयमान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो एक होती है 45,000 होती है दोनों की। बायोगैस का जो ऊष्मीयमान होता है ना, वो आपका 30 से 40,000 के बीच में होता है। लेकिन जो LPG है ना, उसका जो ऊष्मीयमान होता है ना, वो आपका 55,000 होता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि किसका हाईएस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है, ये हमें बताना है। देखिए इग्निशन टेम्परेचर दो तरह के होते हैं, एक लोएस्ट होता है, एक हाईएस्ट होता है। लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर उन पदार्थों का होता है जो बड़ी आसानी से जल जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेपर। ये बहुत थोड़ी सी हीट, थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ी सी उष्मा देने पर ही क्या होता है, ये जल जाते हैं, तो इनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है जिनको जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ताप चाहिए होता है, तो उनका हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है। कैरोसिन, पेट्रोल और अल्कोहल, इनका जो टेम्परेचर चाहिए होता है, इनको जलाने के लिए बहुत ही लो अमाउंट में चाहिए होता है, तो ये लो इग्निशन में आते हैं। लेकिन जो कोल है, जो कोयला है, उसको जलाने के लिए बहुत ही अप्रोक्स 600 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यही यहाँ पर हमारा हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर का सब्सटेंस होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। दे हैव, उनके बारे में क्या स्टेटमेंट है सही, वो हमें बताना है। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो आसानी से जल जाते हैं। इसका मतलब जो उनका तापमान, जो इग्निशन टेम्परेचर होगा, ज्वलनशील ताप होगा, वो बहुत ही कम होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली। इनका जो ज्वलन ताप होता है वो निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेफ्थलीन बॉल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार एंड आर यूज्ड एज। कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं और इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? इनका उपयोग कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मॉथ रेपिलेंट। मॉथ वगैरह जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक बात और आप याद रखेंगे, जो नेफ्थलीन बॉल होती हैं किससे ऑब्टेन्ड होती हैं? कोलतार से ऑब्टेन्ड होती हैं। और कोलतार किसका प्रोडक्ट होता है? आपका कोल का होता है, कोयले का होता है। तो ये सारी बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन का यहाँ पर चयन हमें करना है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप। ये बात तो सही है, प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है क्योंकि वहाँ पर लीकेज का चांस होता है। तो ये बात सही है। द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज़ दैट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम। जी हाँ, ये बात भी सही है। जो प्राकृतिक गैस है ना, इसकी कमी ये है कि इसको घरों में जलाने के लिए सीधा उपयोग नहीं लाया जा सकता। ये बात भी सही है। और यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है, इसको हाई प्रेशर पर रखा जाता है। ये बात भी सही है, आप याद रखिएगा। नेचुरल गैस जो है वो हाई प्रेशर पर स्टोर होती है एज कंपेयर टू CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बात तो हो गई सही। नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यही बात यहाँ पर गलत है। इसको यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं यूज़ किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद हैमर इज, पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर चपटा किया जा सकता है। देखिए मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और आयोडीन, सल्फर और कोल जो है ना वो आपके नॉन मेटल हैं। अगर आप इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, बल्कि ये फ्लैट नहीं होंगे। लेकिन जो जिंक का ग्रैन्यूअल है, जिंक का दाना है, अगर आप उसको पीटेंगे हथौड़े से तो वो क्या हो जाएगा, वो चपटा हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। धातु सामान्य तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखिए जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन होते हैं रिएक्टिविटी टेबल में काफ़ी ऊपर होते हैं, लेकिन जो कॉपर होता है ना वो रिएक्ट नहीं करता, ये हाइड्रोजन गैस से नीचे होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है और ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की प्रमुख अपेक्षा है। टू एक्वायर क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल। जी हाँ, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जब टीचर पूछे तो वो क्वेश्चन करें चीज़ों के और इंक्वायरी करें कि ये चीज़ हो क्यों रही है। साइंस में यही तो होता है, क्वेश्चन पूछना और इन चीज़ों का पता लगाना। तो यहाँ अपर प्राइमरी स्टेज में इसी पर फोकस दिया जाएगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें और चीज़ों की जांच पड़ताल करें कि वो सही है या नहीं। अगर कोई भी थ्योरी, कोई भी थ्योरम अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो बच्चे पूछें वो क्यों है, वो कैसे है, और उसकी जांच पड़ताल करें। यही यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी टू क्रिएट लिटरेरी लिटरेसी, यहाँ पर हमें साहित्यिक साक्षरता से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड आर्ट, ये भी नहीं होगा। और जहाँ भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना होगा वो भी बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इम्प्लाइज दैट इट शुड। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि ये आयु के अनुसार होनी चाहिए, बी एज एप्रोप्रिएट, इसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, तभी बच्चे के मस्तिष्क का विकास होगा। उसको वही चीज़ पढ़ाई जाए जिस आयु में वो है। अगर उससे अपर लेवल की चीज़ें उसको बताई जाएंगी तो वो चीज़ें उसके मस्तिष्क में नहीं जाएंगी, और मस्तिष्क की बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही होती है, और वो तभी होगा जो हम पाठ्यक्रम, जो कैरिकुलम है वो उसकी आयु के अनुसार हो। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन दैट चिल्ड्रन शुड बी। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रचनावाद का मतलब होता है कि बच्चे क्या करें, एक्टिविटी करें, बच्चे नाटकों में, बहुत सी मतलब स्क्रिप्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करें, जहां वो खुल के अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, वो आपकी रचनावादी विचारधारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें बच्चे शामिल हों, अगर कोई भी चीज़ समझाई जा रही है तो वहाँ बच्चों को करने के मौके दिए जाएं, उनको सिखाया जाए, एक्टिवली उनको इन्वॉल्व किया जाए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाए जहाँ वो खुद से करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों के जो अंदर के कौशल होते हैं ना वो उभर कर बाहर आते हैं, और यही आपकी रचनावादी विचारधारा होती है। तो साइंस में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से बच्चों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मुझे लगता है पूरे 15 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। बच्चे अब लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर सबसे ज़्यादा करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।